गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिवर सक्सेस के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो यदि हम आज की वीडियो की बात करें तो आज का वीडियो मतलब उन लोगों के लिए जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर बिहार बोर्ड का आप मतलब कि वीडियो कब अपलोड करने वाले हैं। बिहार बोर्ड का आप कुछ को मतलब कि कुछ आप कर नहीं पा रहे हैं। तो हालांकि थोड़ा सा बिजी भी थे हम, क्योंकि और सब भी कामों को ध्यान देना था। तो इस वजह से उन लोगों उन सभी से माफ़ी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड का वीडियो थोड़ा सा लेट में आया, इसके लिए सभी सब क्षमा चाहते हैं। तो चलिए बिहार बोर्ड की यदि हम बात करें तो बिहार बोर्ड में आपको बिहार बोर्ड मतलब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10 आपका पहला चैप्टर आपका एनसीईआरटी मैथ से है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज यदि हम अपनी पढ़ाई की बात करें तो आज एक्सरसाइज 1.1 के थ्योरी को और उससे रिलेटेड जितने भी आपको उदाहरण होंगे उस उदाहरण को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो क्या होता है वास्तविक संख्या, मतलब कि क्या है आपको रियल नंबर्स, मतलब कैसे ये सब संख्या कैसे आई, क्या मतलब कहना क्या चाहता है आपको वास्तविक संख्याएं के बारे में। तो चलिए यदि हम बात करें वास्तविक संख्याओं के बारे में तो उससे पहले कुछ ऐसे संख्या को जानेंगे जो हम लोग मतलब कि बचपन से या फिर 6, 7, 8 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो पहला नाम आता है, सबसे पहला नाम प्राकृतिक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। ध्यान से, पहला नाम है आपको प्राकृतिक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या होता है प्राकृतिक संख्या, कौन सा होता है नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज नेचुरल नंबर्स। तो देखिए वैसी संख्याएं जिसका गिनती मतलब एक से जिसकी शुरुआत हो, गिनती की बात फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एक ऐसी संख्या है जिसका मतलब कि जो आपको जिसकी शुरुआत एक से हो, मतलब 1, 2, 3, 4 और वो आपको चलती रहे, मतलब कि उसका कोई अंत ना हो। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिनकी हम गिनती कर सके, जिनको गिना जा सके। तो आप गिनती कहां से करते हैं, जाहिर सी बात है आप एक से करोगे। मान लो सपोजिए एक मतलब कि कोई ऐसी चीज है, एक है, ये कोई 2 चीज है, ये 3 चीज है, तो आप उसकी शुरुआत एक से करोगे और पता ना कहां तक जाएगा, उसको आप उसके विषय में आप भी नहीं जानते उसकी गिनती कहां तक जाएगा, उसका अंत है ही नहीं। तो यदि हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, तो प्राकृतिक संख्याएं जिसको कैपिटल एन से प्रदर्शित या फिर सूचित किया जाता है, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से यानी कि एबीसीडी के बड़े अक्षरों समूह से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यदि हम इसके एग्जांपल यानी इसका उदाहरण की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 ये बातें आपकी चलती रहेंगी। अब आप चाहते हैं सर थोड़ा सा इसका परिभाषा दे देते, तो हालांकि इसका कोई खास परिभाषा नहीं है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, और इसे कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दैट्स क्लियर, चलिए अच्छी बात है, गुड। अब आते हैं पूर्ण संख्याएं के बारे में। क्या होता है पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। तो देखिए मतलब वैसी संख्याएं या फिर एक ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या के या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को मिला दिया जाए। देखो ध्यान से मेरी बात सुनोगे, वैसी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि जीरो को मिला दिया जाए तो वो आपका पूर्ण संख्या बन जाता है, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। तो पूर्ण संख्या को कैपिटल W यानी एबीसीडी के बड़े अक्षर W समूह से प्रदर्शित करते हैं। और यदि इसके एग्जांपल की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। बातें आपको समझ में आ गई होगी कि वैसी संख्याएं कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को मिला दिया जाए तो वो आपको पूर्ण संख्या बन जाती है। क्लियर, गुड। अब आते हैं पूर्णांक। क्या होता है पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। हालांकि देखो बात यहाँ पे है, अंग्रेजी में इसलिए लिख दे रहे बात, क्योंकि बात तो थोड़ा सा अंग्रेजी में आपको जानना बहुत जरूरी है, इस वजह से इंग्लिश भी जरूरी है, इस वजह से आप इंग्लिश को भी थोड़ा सा अपने माइंड में रखोगे। तो पूर्णांक क्या होता है, व्हाट इज इंटीजर्स। तो देखिए पूर्णांक को सबसे पहले तो हम लोग उसको क्या नाम है प्रदर्शित किससे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो पूर्णांक को एबीसीडी के बड़े अक्षर जेड से डिनोट किया जाता है, मतलब कि जेड से उसे प्रदर्शित करते हैं। और यदि इस एग्जांपल की बात करें तो देखो
बहुत बेहतरीन, बहुत ही आसान इसकी परिभाषा है। यदि यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान, मतलब ऋणात्मक वैल्यू मिला दिया जाए या फिर ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्णांक बन जाता है। एक बार फिर से सुनिए आप, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान, सारे ऋणात्मक मान यदि मिला दी जाए तो आपका पूर्णांक बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राकृतिक संख्या का क्या होगा आपका ऋणात्मक वैल्यू, मान लो सको आपका कहीं ना कहीं से इनफाइनाइट यानी एक अंश से वो चलता आ रहा है, मान लो -3, -2, -1, उसके बाद 0, जो कि 0 भी तो शामिल है, 1 2 3 4 डॉट डॉट। देखो तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ये आपको पूर्ण संख्या था, इधर जो आया हमने प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक पार्ट को ऐड कर दिया। तो ध्यान से, एक ऐसी संख्या या फिर एक ऐसी संख्याएं जो पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान मिला दी जाए तो वो पूर्णांक बन जाता है। गुड। तो अब देखिए पूर्णांक दो तरह का होता है, एक होता है आपको धनात्मक पूर्णांक, एक होता है आपको ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है ऐसा धनात्मक पूर्णांक? देखो एक ऐसी मतलब कि एक ऐसा पूर्णांक जो 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा कौन है आपका? 1 2 3 4 है, जाहिर सी बात 0 से बड़ा है वो। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से बड़ा हो वो आपको धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। हम यहाँ पे बात लिख दे रहे हैं, ये जो संख्याएं हैं ये आपको धनात्मक पूर्णांक है। और एक होता है आपको ऋणात्मक पूर्णांक, वो क्या होता है ऐसा बता दो मेरे को। बिल्कुल बताएंगे। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से छोटी हो, मतलब कि 0 के आपको लेफ्ट हैंड साइड, मतलब किस तरफ, हिंदी थोड़ा सा लेफ्ट का शायद बायां पक्ष होता है, तो 0 के बाएं तरफ, तो उस वो आपको ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको नेगेटिव है, इस वजह से ऋणात्मक पूर्णांक, अंग्रेजी में इसको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो ये जो है आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। क्लियर? गुड। अब आपको अगर सर 0 क्या है, तब 0 आपने नहीं बताया अब तक। अच्छा बिल्कुल बताएंगे भाई। देखो 0 एक पूर्णांक तो आता है, लेकिन 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। आप नोट कर लोगे, जब वीडियो देखोगे तो जब कॉपी पे लिखिएगा तो एक नोट लिख दीजिएगा कि नोट 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। सही? चलो गुड। अब आते हैं परिमेय संख्याएं। हालांकि बचपन से पढ़ते आ रहे परिमेय संख्या, 6 से मैंने जाना भी था परिमेय संख्या के बारे में। क्या होता है परिमेय संख्या भाई? व्हाट इज रैशनल नंबर? परिमेय संख्या को रैशनल नंबर कहते हैं। और यदि हम इसके प्रदर्शित यानी यदि हम इसके सूचित करने के एक लेटर की बात करें तो परिमेय संख्या को ABCD के बड़े अक्षर Q से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब आया कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो एक ऐसी संख्या जिसे आप P बटा Q के रूप में प्रदर्शित या फिर सूचित कर सके। एक ऐसी संख्या जिसे आप P बटा Q यानी P बाई Q के रूप में प्रदर्शित कर सके, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। किस तरह का मतलब कैसे दिखाएं कि भाई Q के रूप में? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे की बात कर रहे हैं हम, मान लो 3/4 या मान लिया जो 2/3, कुछ भी 3/1 डॉट 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 एक्सेट्रा इत्यादि आदि कुछ भी कह दो। तो ये सारी की सारी संख्याएं P/Q के फॉर्म में है। ऊपर में P नीचे में Q है और ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यानी कुछ इंपॉर्टेंट आपका मतलब बातें हैं। वो क्या बात है? एक ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, सही जा रहे हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक कौन? ये वाला भाई, मतलब कि हम इन सारी संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे तो छुपा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। आप बोलो ना यार, हाँ लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया बोल दिया आपने, अच्छी बात है। ऐसे बोला करो, हिम्मत मिलता है मेरे को। तो हम इसको मतलब 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो P और Q पूर्णांक है। सबसे इंपॉर्टेंट, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0,
जहां q 0 के बराबर नहीं होगा। यदि हम ऐसा कह दें, मान लो हम ऐसा कह दें कि सर 3/0 कह दीजिए ना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब ऐसा हुआ तो ये अपरिभाषित है, यानी अभी तक किसी गणितज्ञ ने इसे परिभाषित नहीं किया है। कभी कभी आप कैलकुलेटर में 3 को 0 से भाग करके देखोगे, पता क्या लिखेगा, एरर, ERROR, एरर, मतलब अभी तक उसको, मतलब वो अनडिफाइंड है, यानी अपरिभाषित है, अब तक उसको परिभाषित नहीं किया गया है। इस वजह से याद रखिएगा, परिमेय संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, p और q एक पूर्णांक होगा, जहां पर q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये बातें गलत हो जाएगी। याद रखिएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं है। सही जा रहे हैं, गुड। अब आते हैं अपरिमेय संख्याएं, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको करते हैं हम लोग मतलब एबीसीडी के अक्षर, बड़े अक्षर T से, कैपिटल T से अपरिमेय संख्याओं को सूचित किया जाता है। और होता क्या है सर अपरिमेय संख्या, तो एक ऐसी संख्याएं या फिर एक ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में प्रदर्शित ना कर सकें, जो p/q के रूप में ना हो। जैसे सर एग्जांपल बता दो आप मेरे को, बिल्कुल बताएंगे। जैसे मान लिया जाए √2, √3, √5 डॉट डॉट, एक पाई होता है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब आप कहोगे सर तो 22/7 तो पाई का मान होता है 22/7, वो क्या है तब? हाँ, 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, पर पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 जो है किसी भी मैथ्स के कैलकुलेशन को बनाने के लिए, मतलब हमारे गणितज्ञ ने पाई का एक मान रखा 22/7, मतलब किसी भी सवाल को बनाने के लिए। हालांकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, गुड, डॉट डॉट। अब आते हैं वास्तविक संख्याएं, जो इस चैप्टर का नाम है, मेन हिस्सा, वास्तविक संख्याएं। क्या होता है रियल नंबर्स, व्हाट इज रियल नंबर्स? तो देखिए, एक मतलब कि वास्तविक संख्याओं को कैपिटल R यानी एबीसीडी के बड़े अक्षर R से डिनोट किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है। अब आपको वास्तविक संख्या होता क्या है, तो देखिए, जितने संख्याओं का हमने नाम लिया, या दुनिया में अब तक, मतलब 10th की बात कर रहे हैं, दुनिया में अब तक आपने जितनी संख्याओं के बारे में पढ़ा है, वो सारी की सारी संख्याओं का पैदाइश इस वास्तविक संख्याओं से हुआ है। हालांकि वास्तविक संख्या भी कहीं ना कहीं से आया है, मतलब इसके भी पिताजी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, मतलब ये भी कहीं ना कहीं जन्म लिया बेचारा। वो हम 11th की बात करेंगे, उसमें 11 में चढ़ा होगा, अभी उसकी हम बात नहीं करते हैं। लेकिन अब तक जितने भी आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा या सुना, वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या से उनकी जन्म हुई है। तो अब बात ये भी है, तो हम क्या इसका परिभाषा क्या दोगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं वास्तविक संख्या है क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में ये सब आएगा आपको। प्राकृतिक संख्या को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। सही जा रहे ना, बातें समझ आ रही होगी आपको? क्योंकि परिमेय संख्या इन सबों का एक समूह है, अपरिमेय संख्या बिल्कुल अलग है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। मैं लिख दूं, परिभाषा लिख दूं, आप नोट कर लोगे, तो इसका परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ गए? चलिए फिलहाल इतना फटाक से अपलोड कीजिए।
वीडियो को पॉज करके प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब बात शुरू करते हैं अगले कथन की ओर, मतलब अगले पाठ की ओर। कह रहा है क्या, प्रेमिका। प्रेमिका क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में लेमा कहते हैं, LEMMA। ध्यान से समझिएगा। तो यदि हम बात करें अपने चैप्टर 1 की, यानी कि वास्तविक संख्याओं की, जिसमें कुछ कुछ ऐसे कथन हैं जो आपको सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग प्रेमिका जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में लेमा कहते हैं। अच्छा, मान लो सपोज प्रेमिका है क्या, तो प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, यानी कि स्टेटमेंट होता है, और इससे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। देखो ध्यान से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि एक लेमा या मान लो सपोज एक ऐसी बात, एक ऐसी चीज आपको दी गई है, अब उसको आप मतलब प्रूफ या आप मान लो उसको आप सिद्ध करोगे, नहीं, वो ऑलरेडी मतलब गणितज्ञ के द्वारा सिद्ध किया हुआ कथन है, और उन्हीं कथन का यूज करके कुछ और सवालों को या कुछ ऐसे कथन को हम लोग सॉल्व करेंगे या उसको मतलब कि बनाने की कोशिश करेंगे उन, यानी इस प्रेमिका का मतलब प्रयोग करके। तो एक बार फिर से हम इसकी परिभाषा को या फिर इसके कथन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं विकलित विभाजन प्रेमिका। ये क्या है सर, बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं इसको। तो विकलित जो है एक गणितज्ञ का नाम है। ध्यान से, विकलित साहब एक गणितज्ञ का नाम है। विभाजन मतलब होता क्या है, विभाजन कहीं ना कहीं एक भाग से संबंध रखता है, यानी विभाजन या विभाज्य या विभाजित आप मतलब कि सीखते आ रहे हैं या बचपन में सुना भी होगा 6, 7 या पिछले क्लासों में। तो विभाजन होता है कि भाग की प्रक्रिया। तो कहीं ना कहीं विभाजन जो शब्द है वो एक विभाग मतलब एक भाग की प्रक्रिया से संबंध रखता है। और प्रेमिका वही जो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यानी इसके लेमा। तो विकलित विभाजन प्रेमिका क्या कहता है, देखिए सबसे पहले बार बता देना चाहते हैं हम कि बचपन से हम लोग भाग देते आ रहे हैं, मतलब 4 में 2 से भाग दीजिए, 8 में 4 से भाग दीजिए, 10 को 5 से भाग दीजिए, तो कुछ भागफल आता है, तो कभी कभी कुछ शेषफल आएगा, या हो सकता है शेषफल ना भी आए, पूरा विभाज्य हो जाता है, तो फिर शेषफल कैसे आएगा। तो बचपन से देते आ रहे हैं। अब उसी बचपन से जो हम लोग भाग की प्रक्रिया को सीखते आ रहे हैं, या मान लिया जाए हम कॉपी पर बनाते आ रहे हैं, अब उसी का यूज करते हुए हम लोग जानेंगे कि आखिर इस भाग की प्रक्रिया को किस गणितज्ञ ने पैदा किया। जो हम भाग बनाते आ रहे हैं या सीखते आ रहे हैं बचपन से, वो भाग आखिर रियलिटी में आया कहां से। देखो वो आया आपको विकलित साहब ने, मतलब हम उनके बारे में उनको हम जैसे नाम ले चुके भाई, जाहिर सी बात वो गणितज्ञ है। तो विकलित साहब ने क्या किया कि अपना एक विभाजन प्रेमिका दिया। उसमें क्या था उनका कथन, उनका स्टेटमेंट, उन्होंने क्या कहा था कि 2 धनात्मक पूर्णांक, अभी हम लोग पूर्णांक को सीख के आ रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, हाँ 0 से बड़ा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, अभी फिलहाल हम ए और बी मान लेते हैं, हम एग्जांपल भी देंगे, अब उसके लिए आप कंफ्यूज ना होंगे। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, मतलब कि मान लिया जाए कोई 2 धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, मान लिया सपोज ये धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक, और ये धनात्मक पूर्णांक बी है। सही जा रहे हैं, ठीक, आगे चलते हैं। दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय एक बड़ा अजीब सा शब्द है सर, कहां से कैसे शब्द आप देख दे रहे हैं, अभी सीखते हैं इसको। अद्वितीय मतलब होता है, देखिए द्वितीय मतलब होता है दूसरा, द्वितीय मतलब दूसरा, और आ मतलब नहीं, मतलब दूसरा नहीं है सिवाय एक के, मतलब कोई और ऑप्शन, कोई और जरिया नहीं है, जिसको यूनिक कहते हैं, अनोखा कहते हैं ना हम लोग, अजूबा। तो ऐसी अद्वितीय 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, मौजूद है। अब Q और R कहां से आया, तो देखो मेरी बात समझो, अब ज्यादा आपको शब्दों में उलझाएंगे नहीं, सीधा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो सपोज कोई धनात्मक पूर्णांक A है, यदि इस धनात्मक पूर्णांक को B से विभाज्य किया जाए या भाग दिया जाए तो कोई भागफल Q आता है और कहीं ना कहीं कोई शेषफल R आता है। तो वही वो Q R शेषफल की बात कर रहा है। यदि
दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय यूनिक पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान या प्राप्त होती है जहां पर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बचपन से सीखते आ रहे हैं आप, मतलब ये क्या कहते हैं भाई उसको, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। सुना है आपने, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य को a से रिप्रेजेंट प्रदर्शित किया गया, भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से। तो वही कहा विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r सबसे इंपॉर्टेंट कदम, यहां से सबसे ज्यादा आपको एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ यानी 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r शून्य से बड़ी या बराबर और b से छोटा होगा। देखो ध्यान से, ये कहना क्या चाह रहा है, ये जो r की जो वैल्यू है ना, जो r का जो मान है, ये r का मान या तो 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा b से क्या होगा, वो छोटा होगा। ये निशान छोटा का है, समझिएगा, हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है, कभी कभी आपका शेषफल 0 आता है कि नहीं। अच्छा बताओ, कभी शेषफल आपका ये आया है नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक आया है वैल्यू? कभी भी शेषफल आपका ऋणात्मक में आया है 0 से छोटा? कभी आ ही नहीं सकता। वो हमेशा 0 से बराबर हो रह सकता है या 0 से बड़ा आएगा, और b से हमेशा छोटा रहेगा। हम एग्जांपल देते हैं, आप हो सकता है कंफ्यूज होते होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए उस संख्या को a और b मान लेते हैं, इधर आप समझिएगा। मान उस संख्या को, जो संख्या मान सपोज एक संख्या 21 है और एक संख्या 5 है। आप देख पा रहे हो क्या कि 21 जो है 5 से क्या है, बड़ा है। तो 21 यहाँ पे लिखोगे और इसको 5 से भाग दोगे। देते हैं ना भाग, यार बोला करो, हाँ देते हैं। तो कितना बार लेके जाओगे, 5 चौके 20, आया आपका 1 आया ना। तो ये आपका, ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये क्या चीज, शेषफल। तो शेषफल क्या आया, 1 आया। या तो कट जाता है यहाँ पे, यदि पूरा 20 रहता तो पूरा 4 में कट जाता, शेषफल हो सकता है, मे भी 0 आ सकता था। तो या तो शेषफल 0 हो सकता है या तो शेषफल 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा इस वाले से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, यदि इसके बराबर आ गया, यदि 5 आ जाता तो फिर एक बार ना चला जाता, एक बार और फिर आसानी से लेके चल जाते, या 5 से बड़ा आता तो फिर एक बार आ जाता। तो हमेशा शेषफल 5 से छोटा रहेगा और 0 के बराबर और 0 से क्या बड़ा रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, हम याद करें, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए, हमने भाग भी दे दिया। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बात बची हुई थी, समझाना चाहते हैं आपको कि मान लिया हमने 21 को 5 से भाग दिया, ये बातें आई। इसको कैसे लिख सकते हो, क्या बताया तरीका, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये किसने दिया था, विकलित ने दिया था, विकलित विभाजन एल्गोरिथम, विकलित विभाजन लेमा या फिर प्रेमिका द्वारा हम ये बात लिख रहे हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का क्या होगा, a आपका 21 है, b कितना है 5, भागफल कितना आया है 4 और शेषफल क्या 1। एक समझ ना, देखो 5 और 20 से 21 आ गया, दोनों आपस में क्या है, बराबर ही लिख देते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष या फिर शेषफल। जहां पे देखो शेष जो है 1 जो है या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और 5 से हमेशा क्या है, छोटा, यानी 20 से छोटा होगा। हालांकि फिलहाल अभी तो ये जो 1 है ये 0 से बड़ा है, बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी बात समझिएगा ये बातें। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाक से, उसके बाद फिर हम आगे की बात कर रहे हैं। हम लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले स्टेप या अगले कथन की ओर। नाम है आपको एल्गोरिथम, अंग्रेजी में भी इसे एल्गोरिथम ही कहते हैं। अच्छा क्या होता है एल्गोरिथम, देखिए एल्गोरिथम सुपरिभाषित, जिसको ऑलरेडी परिभाषित कर दिया गया है, यह पूरी पूर्ण रूप से एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला यानी कि सीरीज होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। मतलब ये कि इससे पहले हमने विकलित विभाजन प्रमेय को जाना, हम उसमें देखा
कि कैसे मान लो सपोज दो संख्या होती है, एक संख्या एक उस संख्या से बड़ी होती है और उसे भाग दिया जाता है, तो कोई भागफल Q और कोई शेषफल आपको R आता है, जहाँ पे R जो है 0 से बड़ा या बराबर और B से हमेशा छोटा होगा। तो अब बात करते हैं एल्गोरिथ्म। हालांकि एल्गोरिथ्म भी आपको प्रमेयिका से जुड़ा हुआ, पहले आपको प्रमेयिका आया, उसके बाद एल्गोरिथ्म आया। तो एल्गोरिथ्म जो है ना एक सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला होता है, जिसे एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए यूज किया गया। वो विशेष प्रकार की समस्या है क्या? उस विशेष प्रकार की समस्या को HCF कहा जाता है, जिसको कहते हैं फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में कहते हैं उसे महत्तम समावर्तय। याद रखिएगा, महत्तम समावर्तय। इससे पहले आप बचपन में LCM सीखे हैं, जिसको लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, और ये हम लोग बात कर रहे हैं HCF का, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तय। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एल्गोरिथ्म के मतलब कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जिससे विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए यूज किया जाता है। अब आते हैं विपरीत विभाजन एल्गोरिथ्म। इससे पहले एल्गोरिथ्म की जगह प्रमेयिका थी, अब एल्गोरिथ्म क्यों आ गया? क्योंकि एल्गोरिथ्म में अब हम लोग भाग तो देंगे, लेकिन एक चरण रहेगा उसमें, मतलब चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, वो जानेंगे हम लोग। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, बातें समझेंगे अच्छी तरीके से। तो विपरीत विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है? दो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, दो धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए C और D, कुछ भी मान सकते हैं आप, ABCD का कोई भी आप अक्षर मान लीजिए। तो C और D हमने मान लिया, जहां C जो है D से क्या है? बड़ा का निशान है। तो जहां C और D का HCF ज्ञात करने के लिए, मतलब कि C और D का HCF ज्ञात करने के लिए विपरीत विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज किया गया। तो चरण 1 कहता है क्या कि C और D के लिए विपरीत विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके Q और R ज्ञात करते हैं, जहां पे C = DQ + R, और आप तो जान ही जाए कि R की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और D से हमेशा छोटा। उस समय हमने इससे पहले हमने धनात्मक पूर्णांक A और B लिया था, अब की बार C और D लिया। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आपसे हम कि कोई धनात्मक पूर्णांक C है, और इससे हम लोग D से भाग देते हैं, तो कोई भागफल Q और कोई शेषफल R आता है। तो जब शेषफल R आपका आया ना, तो ये आपका हुआ चरण 1। यदि हम बात करें, यहाँ पे हम लिख दे रहे भाई, आप समझ जाइएगा। चरण फर्स्ट क्या होगा आपका? पहला चरण क्या होगा? C = DQ + R, ये पहला चरण है आपका, C = DQ + R। तो अब मान लो सपोज ये जो सुपरिभाषित चरणों की जो श्रृंखला है, ये सीरीज है, ये चरण है, इस चरण को कब तक हम फॉलो करते रहेंगे? हम कब तक ये आगे बढ़ाते रहेंगे? देखिए, तब तक आपको आगे बढ़ाना है जब तक यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए। तो सर ये शेषफल 0 कैसे आएगा, हम बताएंगे। पहले आप इतनी बात तो समझ में आ गया कि विपरीत विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों, मान लीजिए C और D का HCF ज्ञात करें, जिसको कहते हैं महत्तम समावर्तय। चरण 1 यह हुआ आपका C और D के लिए विपरीत विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो यहाँ प्रमेयिका क्यों है? क्योंकि हम भाग दे रहे हैं, जब भाग देंगे तो प्रमेयिका, आज जब हम लोग चरण को फॉलो करेंगे तो क्या? एल्गोरिथ्म। तो विपरीत विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके Q और R ज्ञात किए हैं, जहां QC = DQ + R, और ये वाली स्टेटमेंट फिलहाल आप इतना नोट कीजिए। उसके फिर अगले चरण को फॉलो करेंगे। वीडियो को पॉज करके प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब बात करते हैं, चरण में हमने देख लिया था कि C और D एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ पे विपरीत विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके C जो है D से बड़ा है, तो हमने भाग दिया, कोई भागफल Q आया और कोई शेषफल R आया, तो हमने C = DQ + R लिख दिया। पहला स्टेप यानी चरण 1 हमने ये बात लिख दी। तो अब जैसे हमने बताया था, वो विपरीत विभाजन एल्गोरिथ्म जो है एक सुपरिभाषित चरण का एक श्रृंखला है, जिससे हम लोग HCF ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। तो अब चरण 2 की बात करें, तो यदि मान लो सपोज यहाँ पे अभी शेषफल R आया, यदि ये शेषफल 0 के बराबर आ जाता, यदि ये शेषफल 0 आ जाता, यदि R = 0 है, तो D पूर्णांक जो D है,
ये D पूर्णांक C और D यानी इन दो नंबर्स का, सॉरी C और D इन दो नंबर्स का HCF होगा। मतलब यदि शेषफल 0 आ जाता ना, तो ये जो भाजक है, इसको भाजक कहते हैं, याद रखिएगा, ये भाज्य और ये भाजक है। तो यदि शेषफल 0 आ जाता तो यही भाजक जो है इन दो नंबर्स का क्या कहलाता, HCF कहलाता। यदि R शून्य यानी 0 के बराबर नहीं है तो D और R के लिए, देखो ध्यान से भाई, बहुत ध्यान से, यदि R 0 के बराबर नहीं है तो फिर क्या करोगे, यदि R 0 के बराबर नहीं है तो फिर D और R के लिए, मतलब ये R है और ये D, तो फिर R और D के लिए दोबारा सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में विकृत विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे सर बता दो। देखो ये R है ना, तो अब ये जो है आपका, ये जो R है ये बन जाएगा भाजक, और जो पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब इसको भाग देंगे। सही जा रहे हैं? चलिए बात समझ आ रही ना? ठीक है, नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे सर समझ में नहीं, एक बार दोबारा समझा दो। लेकिन यदि आप वीडियो को यदि पीछे करोगे, आगे करोगे ना, तो हो सकता है बातें समझ में आए, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, फिर भी आगे चलते हैं। चरण 3 क्या कह रहा है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। तो जब आपको शेषफल 0 प्राप्त हो गया ना, उसी केस में, उसी स्थिति में जो भाजक होगा, तो उस वही भाजक जो है उन दो संख्याओं का HCF होगा। ध्यान से। तो अब मान लो सपोज हमने R को D से भाग दिया, तो मान लो यहाँ पे कोई भागफल, सॉरी कोई भागफल मान लो सपोज Q1 आ गया। Q तो पहले आ चुका, तब Q1 ही आएगा ना, हम एग्जांपल बताएंगे। Q1 आ गया और मान लो सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू आपका आ गया D1, जब इसको हमने, या फिर कुछ भी आ सकता है, इसको लिखो मत, कुछ भी। अब मान लो सपोज यहाँ पे आपको आ गया R1 आ गया। तो अब इस R1 को देखो, अभी भी क्या होगा कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो अब ये R1 फिर क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और जो पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा, इस बार भाज्य बन जाएगा। अब मान लो सपोज फिर से कोई सॉरी भागफल Q2 आया, आपकी बार मान लो सपोज आपको शेषफल 0 आ गया। तो अब जब 0 आ गया ना, तो अब ये 0 आया, तो जो इससे पहले वाला जो भाजक है, भाजक कौन है, R1, यही R1 जो है इन दो नंबर्स का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना? चलिए अच्छी बात है, गुड। तो हालांकि वो समझ जाइएगा, हम इसको जगह की कमी थी तो ऐसे बता दिया हमने, वो बात की बात है। तो देखिए एक बार फिर से हल्का सा आप मतलब की बातों को रिवाइंड करेंगे, मतलब सॉरी समझने की कोशिश करेंगे कि कहना क्या चाह रहा था। बाकी सब समझ आए होगी। जो आपका विकृत विभाजन एल्गोरिथम है, तो वो एक सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला है, जिससे एक विशेष प्रकार का या एक विशेष प्रकार की मान लिया जैसे सपोज एक सवाल को हल करने के लिए प्रयोग में लाया गया, जिसका नाम है HCF, महत्तम समावर्तय। तो महत्तम समावर्तय का हम लोग मतलब कोई भाग ही देते हैं, उसको भाग ही कहते हैं, जिसको विकृत विभाजन एल्गोरिथम का नाम दे दीजिए, उसको भाग ही तो कहा गया। उसको भाग देंगे हम लोग विकृत विभाजन प्रेमिका का यूज करके, और उस भाग के हर एक स्टेप, हर एक चरण को लिखेंगे हम लोग। तब तक लिखते रहेंगे तब जब तक मेरा शेषफल 0 ना आ जाए। जहां पे शेषफल आया ना, उसके ठीक पहले वाला भाजक जो है HCF कहला जाएगा, उन दो नंबर्स का, इन दो संख्याओं का। बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे हर बार लेकिन मतलब कि घबरा जाते हैं या गलती कर बैठते हैं। देखिए C और D है, भाग दिया गया, कोई भागफल क्यों आया, शेषफल R आया। जब शेषफल मतलब कि शेषफल जब 0 के बराबर नहीं आएगा ना, तब यही शेषफल जो है भाजक हो जाएगा, अब पहले वाला भाजक भाज्य बन जाता है। बस यही प्रक्रिया आपको याद रखनी है। बात समझ आ रही है? चलिए फिलहाल आज हम इतना ही रखेंगे। अगला वीडियो बहुत जल्दी हम डालेंगे, क्योंकि बिहार को थोड़ा सा पीछे कर दी है, उसके लिए आप सभी से माफी चाहते हैं। अगला वीडियो में हम एग्जांपल यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का जो हमने थ्योरी समझा, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जितने भी उदाहरण होंगे उस उदाहरण को हम लोग हल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग बनाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और यदि कुछ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में
शेयर करें ताकि सभी बच्चे मतलब सबको इस पढ़ाई का आनंद ले सकें। और यदि अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का मजा लें। और क्या, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट। चूंकि अभी रात हो रही है, गुड नाइट हम कह रहे हैं। बाय।